अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एंड्री मैरी एम्पेयर एक साइंटिस्ट था जिसने परफॉर्म करे थे एक्सपेरिमेंट्स जहाँ पर फोर्सेस जो है वो उसने ऑब्जर्व करी थी ऑन अ करंट कैरिंग वायर, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कवर किया था। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो लेट 1820s में किए गए थे, जिस वक्त फैराडे काम कर रहा था फैराडेज लॉ पर। और फैराडे और एम्पेयर दोनों को नहीं मालूम था कि एक्चुअली जो है उन दोनों की जो स्टडीज़ हैं उनको कंबाइन करेगा मैक्सवेल, और ऐसा हुआ 4 साल के बाद। अच्छा, इसी एम्पेयर ने एक्चुअली एक बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ प्रेजेंट किया था जिसे कहते हैं एम्पेयर्स लॉ, जो कि बहुत ही यूज़फुल लॉ है, जो कि रिलेट करेगा दो चीज़ों को। वो रिलेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को जो कि किसी क्लोज लूप में बनती है इलेक्ट्रिक करंट के साथ। ठीक है जी। अभी तक हमें मालूम है कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होती है, पर कोई रिलेशन हमें चाहिए था। ये रिलेशन डिस्कवर करा 1826 में एम्पेयर ने, और ये जो एक्सप्रेशन है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान में रिलेशन को स्टडी करेंगे, इसे कहते हैं एम्पियर्स लॉ। ये जो एम्पियर्स लॉ है बेसिकली ये अप्लाई होता है सोलिनॉइड्स के अंदर, और वो सोलिनॉइड जो कि बेसिकली वॉल्व के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, दरअसल फ्लूइड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक वॉल्व है जो कि एम्पियर्स लॉ के प्रिंसिपल पर बनाए गए सोलिनॉइड पर काम कर रहा है। और इसी एम्पियर्स लॉ के ऊपर जो सोलिनॉइड्स बनते हैं उनमें ये इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम है, जो कि आपने देखा होगा बैंक वगैरह के अंदर स्पेशली इस्तेमाल होता है, ऑफिस के अंदर। और जो एम्पेयर्स लॉ पे बनाए गए सोलिनॉइड्स हैं, ये वही सोलिनॉइड्स हैं जो कि इग्निशन का काम करते हैं। यानी कि जब हम अपनी बाइक को या कार को स्टार्ट करते हैं तो जो इग्निशन होता है बेसिकली वो उसी कॉइल की मदद से होता है, जो कि काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेयर्स लॉ। और आपके स्कूल में बजने वाली या घरों के अंदर बजने वाली जो इलेक्ट्रिक बेल होती है, दरअसल वो भी काम कर रही है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एम्पेयर, या हम कह सकते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोलिनॉइड। तो बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में है, जो कि है एम्पेयर्स लॉ और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। पहले एम्पेयर्स लॉ को समझेंगे और फिर समझेंगे कि किसी सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एम्पेयर्स लॉ को समझने से। स्टेटमेंट बाद में बताएंगे, पहले समझते हैं। तो बच्चों, हमारे पास एक कंडक्टर है। ये एक कंडक्टर है जिसमें से फ़िलहाल करंट पास नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम इसमें से करंट पास कराते हैं, इस तरीके से इस डायरेक्शन के अंदर करंट हम पास करवाते हैं, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, अगर करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, तो इस तरीके की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आपको नज़र आएगी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं होगी, बल्कि ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ भी होगी और थोड़ी सी वायर से भी दूर होगी। ठीक है, और भी थोड़ी सी इस वायर से दूर होगी। यानी कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसके अराउंड प्रोड्यूस हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। अब एक समझने वाली बात यह है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, अगर इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दूँ, जो कि एक्चुअली एम्पेयर्स लॉ के अंदर किया जाता है, तो आप यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करो। यहाँ पे जो इस पूरे लूप की ये छोटी छोटी लेंथ है, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ तो एक पूरी लेंथ बन जाएगी ना। इनको कंबाइन करूँगा तो एक लेंथ बनेगी। ठीक है, और ये लेंथ आप ऑब्जर्व कर लो कि कम है, बट क्योंकि हम वायर के करीब हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। आप एक बात ऑब्जर्व कर लीजिए कि फ़िलहाल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है और लूप की लेंथ कम है, क्योंकि ये सबसे छोटा लूप मैंने वायर के इर्द गिर्द बनाया है। पर अगर इसी लूप की लंबाई को ज़्यादा कर दें और ये दूर चला जाए, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि अब लंबा तो हो गया, ये लूप लंबा हो गया, जो सर्किल है जो गोल हुआ है ये लंबा हो गया, लेकिन जितना हम दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है और जो लेंथ है लूप की वो बढ़ती चली जा रही है। अगेन देखो, ये और दूर हो गया, तो जितना दूर हो गया तार से मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई, लेकिन लूप की लंबाई बढ़ गई। ठीक है, ये जो लूप है लंबा हो गया, और इसी तरीके से और ज़्यादा दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी बट लूप की लंबाई बढ़ जाएगी। तो एक बात आप अपने जहन के अंदर बिठा लीजिए कि जितना दूर हम लूप कंसिडर करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर से, उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होती है पर लूप की लंबाई बढ़ती चली जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्चुअली वो अगर बढ़ती है तो हम ये कह सकते हैं कि लूप की लंबाई कम होती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में कमी हो रही है तो इसका मतलब जो लूप है उसकी लंबाई में इजाफा होगा। यानी कि इनका जो रिलेशन है वो एक कांस्टेंट रिलेशन रहेगा, जो कि एम्पेयर्स लॉ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो भाई, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी वायर से तो वो क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड अपने इर्द गिर्द। विसिनिटी का मतलब होता है इर्द गिर्द, करीब में। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ एक क्लोज्ड सर्कुलर पाथ, वही जो भी गोल गोल हम कंसिडर कर रहे थे,
वायर के साथ और वायर सेंटर में और उसके अराउंड एक लूप कंसिडर कर रहा हूँ जो कि क्लोज सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, या जिसे मैंने दूसरा नाम दिया था मैग्नेटिक फील्ड, इस रीजन के अंदर वो चेंज होती है और वो डिपेंड किस पर करती है, वो डिपेंड करती है कितना करंट गुजर रहा है और डिपेंड करती है कि कितना डिस्टेंस है उस लूप का उस वायर से, ठीक है। ये आ गया वायर, करंट ऊपर की तरफ पास हो रहा है, कंसिडर कर लेते हैं किसी एक लूप को, ये एक लूप मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी लूप के अराउंड है, तो ऐसा कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड ये बी से शो हो रही है और इसी लूप के मैंने छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पे कंसिडर करे हुए, ताकि आपको लंबाई का एक सेंस मिल जाए कि भाई इसी मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड मैंने ये डॉटेड जो है वो लूप कंसिडर करा है। तो एक बात याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो लूप है दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि देखो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बेंड हो रही है वैसे वैसे जो लूप है उसको भी मैंने बेंड करवा दिया, तो बिल्कुल ये एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड और लूप जो है वो एक ही लाइन के अंदर हम कंसिडर करते हैं। और फिलहाल जो मैंने लूप कंसिडर करा है, मान लेते हैं उसका जो वायर से डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम शो कर देते हैं आर से, सही है। तो फिलहाल आप एक बात नोटिस कीजिए कि इस तार से जो करंट पास हो रहा है वो आई के बराबर है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड बी है, और कितने फासले प्रोड्यूस हो रही है, आर फासले पे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं तो एक्चुअली एक लॉ है जिसका हमारी बुक में तस्करा नहीं है, बट एक्चुअली हम उसी लॉ को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लॉ कहलाता है बायोट-सैवर्ट लॉ, ठीक है। तो अच्छी बात है अगर आप इसका नाम याद रखते हैं, और अगर आप इसका नाम याद नहीं रखते तो डायरेक्ट जैसे कि बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है आप वैसे भी समझ सकते हो। पहली बात यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रही है, डिपेंड कर रही है ट्वाइस ऑफ करंट पर। कहने का मकसद ये है कि जितना चेंज करंट के अंदर आता है, एक तो बात यह है कि करंट ज़्यादा फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगी, करंट कम फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगी, ठीक है ना। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, बट जितना करंट बढ़ता है उसका डबल मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है। अगर करंट में 1 का इजाफा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में 2 का इजाफा होता है। अगर करंट में 2 का इजाफा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में उसका डबल यानी कि 4 का इजाफा होता है। अगर करंट में 3 का इजाफा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड में उसका 2 गुना, अगर 4 का इजाफा हो रहा है तो 2 गुना का मतलब हो गया कि 8 गुना इजाफा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये एक रिलेशन बना कि भाई जितना करंट गुजर रहा होगा तार से उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो एक रिलेशन तो हमारा ये बन गया, ओके। फिर इसी के साथ अगर दूसरा रिलेशन आर के साथ देखा जाए कि आर के साथ क्या रिलेशन बनेगा, तो देख लेते हैं। दूसरा रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड का, अगर आप इस आर के साथ रिलेशन देखो तो मैंने आपको भी बात समझाई कि जितना हम दूर होते चले जाते हैं उतना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होती चली जाती है। इसका मतलब आर के साथ इसका रिलेशन इन्वर्सली है। एक रिलेशन जो कि हमने सीखा करंट के साथ वो आपने देखा डायरेक्ट रिलेशन है 2i, और एक जो मैंने अभी आपको रिलेशन बताया डिस्टेंस के साथ, ये जो रिलेशन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इस वाले को नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कराता हूँ, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमें एक रिजल्ट मिलता है, वो ये कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल है 2i डिवाइड बाय r के, ठीक है। अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है तो इक्वल का साइन आता है और आता है कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है बेसिकली एक तो इक्वल टू का साइन आ गया, और यहाँ पे जो आने वाला कांस्टेंट होता है बेसिकली वो बराबर होता है म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई के, ठीक है। और बाकी एज इट इज़ रहता है 2i डिवाइड बाय r। ये कांस्टेंट आए यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई। 4 पाई तो आपको पता है नंबर है, उसका मसला नहीं है। यहाँ पे कैंसिलेशन कर देते हैं पहले, 2 1s are 2 और ये हो जाएगा 2 2s are 4, ठीक है ना। इसको तो हमने कैंसिल कर दिया। बट व्हाट इज़ म्यू नॉट, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। म्यू नॉट से मिलती जुलती बात हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। वहाँ पर एक चीज़ होती है जो हमने पढ़ी थी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं, याद है ना, एप्सिलॉन नॉट से शो करते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो म्यू नॉट है ना, इसका ताल्लुक मैग्नेटिक फील्ड से है, और ये कहलाती है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी फ्री स्पेस में वैक्यूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है तो वो इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। परमीएबिलिटी यानी कि परमिशन देने की सलाहियत, तो कितना परमीएबल है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई भी जगह, उसको परमीएबिलिटी कहते हैं। और यहाँ पे जो परमीएबिलिटी की बात कर रहा हूँ वो है फ्री स्पेस की, क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बेसिकली वो हम फ्री स्पेस में ही कंसिडर करते हैं। और क्या वैल्यू होती है म्यू नॉट की? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10 raised to the power
-7, ठीक है, -7 होता है। और इसका यूनिट बन सकता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और इसका यूनिट हो सकता है वेबर पर एम्पियर मीटर, दोनों बराबर है, ठीक है ना। वेबर पर एम्पियर मीटर भी हो सकता है और टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी हो सकता है। बट मैग्नेटिक फील्ड बनी क्या, आप इसको देखिए, मैग्नेटिक फील्ड बन गई, ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आ गया μ0 टाइम्स आई, और डिवाइड में लिखा हुआ है 2πr। तो किसी भी तार की वजह से जिसमें से करंट पास हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, μ0 पे, आई पे, और डिवाइड बाय 2πr पे। अब आओ ज़रा एम्पियर्स लॉ समझाता हूँ। अब बेसिकली मैं मालूम क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसमें से कोई भी एक पॉइंट सपोज कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं उसका मालूम करता हूँ। लेट से मैं ये वाला पॉइंट सपोज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लेंथ मैंने सपोज करी है वो इतनी छोटी सी लेंथ सपोज करी है। तो अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ बी डॉट डेल्टा एल, ठीक है ना, इसी पॉइंट का बी डॉट डेल्टा एल मालूम करना चाहता हूँ, तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन कहती है कि बी डॉट डेल्टा एल बराबर होता है बी डेल्टा एल और साथ में आता है कॉस थीटा, सही ना, याद है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है और जो इसका डिस्टेंस है उसको मैंने डेल्टा एल का नाम दे दिया, तो मैं लिख सकता हूँ बी डेल्टा एल कॉस थीटा। अब एक बड़ी सिंपल सी बात आपको नज़र आ रही है कि बी और डेल्टा एल सेम एक्सिस के अंदर हैं, पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब थीटा बराबर है 0 डिग्री के। अगर थीटा बराबर है 0 डिग्री के तो मैं कह सकता हूँ कि बी डॉट डेल्टा एल, डॉट प्रोडक्ट मालूम कर रहा हूँ, ये बराबर आएगा बी डेल्टा एल कॉस 0, और आपको पता है कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1 के। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा बी डॉट डेल्टा एल का, एक्चुअली वो बराबर आएगा बी डेल्टा एल के बराबर, सही है। ये मैंने आपको एक पॉइंट का फाइंड करके बता दिया। अब इसी तरीके से अगर दूसरे पॉइंट का मालूम करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक ही सर्किल की बात कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, हर एक इस पूरे लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। फ़र्क हो सकता है कि कोई लूप, ये जो लंबाई में सपोज़ कर रहा हूँ ये इतनी सपोज़ कर रहा हूँ, कोई लंबाई में इससे ज़्यादा सपोज़ कर सकता हूँ, कोई लंबाई में इससे कम सपोज़ कर सकता हूँ, तो लंबाई डिफरेंट हो सकती है। बट अगर इन सब को मैं मिला दूँ, इन सारे पॉइंट्स को मैं मिलाऊँ, इन सारे पॉइंट्स का बी डॉट डेल्टा एल का मैं सम मालूम करता हूँ, सबमिशन मालूम करता हूँ, टोटल मालूम करता हूँ, तो मैं लिखूँगा सबमिशन ऑफ बी डॉट डेल्टा एल। ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं इनको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इनको मैं मिला रहा हूँ कि भाई सारे के सारे जो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का प्रोडक्ट है, अगर मैं उनका सबका सम करूँ तो वो बराबर आएगा। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे सम अप्लाई करा है तो राइट हैंड साइड पे भी सम आएगा, बी डेल्टा एल लिखना पड़ेगा, सही है। देखो यहाँ से तो हम, ये पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट है, ये तो एज इट इज़ चलता है, सबमिशन ऑफ बी डॉट डेल्टा एल, ये तो एज इट इज़ चलेगा। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है ना, इस पूरे सर्किल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो उसका सम करने की ज़रूरत नहीं है। सम हमें किसका करना पड़ेगा, सम हमें करना पड़ेगा छोटी छोटी जितनी लाइनें मैंने लगाई हुई हैं इन सब की लंबाइयों को आपस में प्लस करना पड़ेगा, सही है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सबमिशन ऑफ ऑल लेंथ, ये जो छोटी छोटी लंबाई हैं इन सबको जमा करना पड़ेगा। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये जो डेल्टा सबमिशन ऑफ डेल्टा एल है, एक्चुअली ये बराबर है टोटल लेंथ ऑफ लूप, ये इस लूप की टोटल लेंथ है। और क्योंकि ये एक सर्किल है, क्योंकि ये पूरा एक सर्किल है, तो सर्किल का ये जो रास्ता होता है ना, पूरा गोल रास्ता, ये बराबर होता है 2πr के, जिसे कहते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सही है। इसको क्या नाम देते हैं, इसको हम देते हैं नाम सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का। तो इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई थी, अगर सबमिशन ऑफ ऑल डेल्टा एल, सारे छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं इन सब का अगर मैं सम कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, तो ये बराबर आएगा 2πr के। तो हमारी इक्वेशन वन तो हो चुकी थी, इसको इक्वेशन 3 बोलना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन 3 है वो क्या बनेगी, इक्वेशन 3 implies that submission of b डॉट डेल्टा एल, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का जो सम है, इंटीग्रल है, वो बराबर आएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो मैं मालूम कर चुका हूँ पिछले पेज के ऊपर, μ0 I 2πr, वो पुट करेंगे, μ0 I डिवाइड बाई 2πr। इसकी जगह पर आएगा, ये देखो यहाँ पे b लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आएगा μ0 I डिवाइड बाई 2πr। और
सबमिशन ऑफ डेल्टा एल की वैल्यू मैंने निकाली है 2 पाई आर के बराबर, ये आ गया बराबर 2 पाई आर के। अब यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है 2 पाई आर से 2 पाई आर हो गया कैंसिल। तो इसका मतलब सबमिशन ऑफ बी डॉट डेल्टा एल यानी कि सारे के सारे हर एक पॉइंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसके जो लूप की लंबाई है उन सबको मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर देंगे तो वो आंसर हमेशा बराबर आता है म्यू नॉट टाइम्स आई के ऊपर। इनका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ, और ये तो म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का और लूप का वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। यही बात तो मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है अराउंड कंडक्टर वो एक्चुअली सिर्फ गुजरने वाले करंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ नज़र आ रहा है दैट इज एम्पियर्स लॉ। एम्पियर ने बेसिकली इसी फॉर्मूले को ड्राइव किया था, लेकिन इस फॉर्मूले की अगर आप स्टेटमेंट फॉर्म में मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो ऐसे बनेगा। पहली बात, जो इंटीग्रल होता है, टोटल इंटीग्रल का मतलब मैंने आपको बताया सम किस चीज़ का, मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि अराउंड क्लोज्ड लूप बन रही है, वो डायरेक्टली पुशल होती है टोटल करंट आई के ऊपर पासिंग थ्रू द लूप। यही बात तो है इधर। अगर इंटीग्रल मालूम कर रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड का जो किसी लूप के अराउंड बन रही है तो वो म्यू नॉट और आई के बराबर है। तो म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है करंट पासिंग थ्रू द लूप से, कि उस लूप से कितना करंट गुजर रहा है। दूसरे अल्फाज में ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी क्लोज्ड लूप पाथ के लिए, पूरे बंद रास्ते के लिए जो सम होता है लेंथ ऑफ एलिमेंट टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो सम ऑफ एलिमेंट टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड हमने इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ही ली है, वो हमेशा बराबर होती है परमीएबिलिटी टाइम्स द इलेक्ट्रिक करंट के। तो बेसिकली जो सम होता है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान का, एक्चुअली वो बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स करंट के, और यही कहलाता है एम्पियर्स लॉ, जिसके ज़रिए हम किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर सकते हैं अगर हमें उससे गुजरने वाले करंट का अंदाज़ा हो तो एम्पियर्स लॉ का बेसिकली यही मकसद है। सही है भाई। अब देखो एम्पियर्स लॉ का हमें इस्तेमाल कहाँ करना है। एम्पियर्स लॉ को हमें इस्तेमाल करना है सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने के लिए, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि सोलिनॉइड क्या चीज़ है। देखो सोलिनॉइड एक लंबा टाइटली वाउंड कॉइल ऑफ वायर है, करीब करीब टाइटली जो है वो तार को हमने लपेटा हुआ होता है, वाउंड किया हुआ होता है, और उसका मेन मकसद होता है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना विद इन कॉइल्स इंटीरियर। ये बात इंपॉर्टेंट है, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसका मकसद यही होता है। और दरअसल ये एक तार होता है जिसको बहुत टाइटली लपेटा हुआ होता है, हमने सर्कुलर फॉर्म में बनाया हुआ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी क्लोजली स्पेस टर्न्स ऑफ वायर। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टर्न्स दिए होते हैं वायर को, और जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड, और बिल्कुल वैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जैसे कि प्रोड्यूस होती है बार मैग्नेट के ज़रिए। तो समझ लो एक तार को अगर हम लपेट दें, इस शक्ल का होता है। देखो ये सारे तार आपको लिपटे हुए नज़र आ रहे हैं ना कॉपर की शक्ल में, ये कॉपर के वायर हैं जिनको हमने लपेटा हुआ है किसी भी एक सिलेंडर टाइप की चीज़ के ऊपर। तो ये जो है ना ये बिल्कुल सोलिनॉइड है, और मेन काम क्या है कि जैसे ही इसमें से करंट पास होता है इसके तारों में से, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और बिल्कुल उसी शक्ल की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जैसा कि बार मैग्नेट की वजह से होती है। मिसाल के तौर पे ये वो सिलेंडर है जिसके ऊपर मैं तार को लपेटता हूँ, बहुत ही क्लोजली तार को मैंने यहाँ पर लपेट दिया, और अब मैं इसमें से करंट पास करवाऊँगा, सर्किट ज्वाइन करता हूँ, की लगा दी, की के बाद बैटरी लगा दी, बैटरी को मैंने ज्वाइन कर दिया इस तार से। इसका मतलब यहाँ से जो करंट जाएगा फिर वो इस तार से गुजरेगा। तो ऑन करते हैं, जैसे ही यहाँ से करंट निकलेगा इस बैटरी के साथ, बैटरी से करंट निकला, की के थ्रू होते हुए आगे की तरफ बढ़ा, और फिर वो पहुँचा इस सोलेनॉइड के कॉइल के पास। जैसे ही कॉइल पर पहुँचा तो आप देखो इन लूप से जो मैंने चक्कर दिए हुए हैं इससे करंट गुजरेगा लगातार इसी डायरेक्शन के अंदर, और गुजरते गुजरते फिर पहुँच जाएगा आगे, तार के ज़रिए बाहर निकलेगा और दोबारा पहुँच जाएगा बैटरी की तरफ। अब मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही किसी सोलेनॉइड से करंट पास होता है तो इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। और अपने राइट हैंड को इस तरीके से कर्ल करो, करंट जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना सारे के सारे सर्किल्स में, तो आपने अपने हाथ को भी इसी तरीके से कर्ल करा कि उंगलियां ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। ये राइट हैंड रूल में समझा चुका हूँ आपको।
ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमने अपने हाथ को, सीधे हाथ को इस तरीके से उंगलियों को घुमाना है कि ऊपर से नीचे आ रही हैं उंगलियाँ, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो थंब होगा वो इशारा करेगा इस तरफ, राइट साइड के ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एक्चुअली वो इस डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगी। और जैसे कि बताया, सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एक्चुअली वो विद इन द सोलेनॉइड होती है, सोलेनॉइड के अंदर होती है, बाहर ना होने के बराबर होती है, बट अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रॉन्ग बनती है, जिसको हम बी से जाहिर करेंगे। और करंट को तो आपको पता है आई से शो करते हैं। इस तरीके का जैसे बार मैग्नेट की शक्ल बन रही थी, तकरीबन उसी किस्म का यहाँ के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है जब भी किसी कॉइल से, कौन से कॉइल से, सोलेनॉइड के कॉइल से करंट पास होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है अराउंड दैट सोलेनॉइड लाइक अ बार मैग्नेट, बट जो स्ट्रॉन्ग होती है वो अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सही है भाई, ये तो हो गया सोलेनॉइड। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे मालूम करेंगे, तो उसके लिए हमें एक लूप सपोज करना पड़ेगा यहाँ पे, जिसे कहते हैं एम्पीरियन लूप। सही ना, हमें एक लूप सपोज करना पड़ेगा जिसके अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करूँगा। जैसे कि आपने देखा था एक क्लोज्ड लूप हम लोगों ने बनाया था एम्पियर्स लॉ में। यहाँ पे जो हम लूप सपोज करते हैं वो रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ सपोज कर लिया, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर लूप सपोज कर लिया। बज़ाहिर देखने में स्क्वायर लग सकता है बट वो रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है। इस तरीके से सपोज कर लिया, ये डायरेक्शन सपोज करी और ये आ गए पॉइंट्स के नाम A B C D। यानी जो पहला लूप आ रहा है, पहली लंबाई आ रही है वो A से B तक आ रही है, दूसरी लंबाई B से C की तरफ आ रही है, तीसरी लंबाई C से D की तरफ आ रही है और चौथी लंबाई D से A की तरफ आ रही है। सही है ना। तो ये 4 लंबाइयाँ हमने बना ली और एक क्लोज्ड लूप बना दिया, क्योंकि एम्पेयर्स लॉ जो है वो क्लोज्ड लूप में अप्लाई होता है। ठीक है जी। अब आप देखिए हम किस तरीके से मालूम करेंगे। हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करेंगे ड्यू टू सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, और अप्लाई करना है हमने एम्पेयर्स लॉ। इस बात को आपने जहन में रखना है, ठीक है। अब एम्पेयर्स लॉ इस्तेमाल करने के लिए आपको पता है कि B डॉट डेल्टा L मालूम करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, पहले इस वाली लंबाई को देखते हैं, इस वाली लंबाई को। तो मैं क्या करूँगा, फॉर लेंथ कहाँ से कहाँ तक की, A से B तक की लेंथ की बात करते हैं। तो B डॉट लूप कौन सा मालूम कर रहा हूँ, A से B तक का, और आपको होता है डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है B डेल्टा L की जगह पे हम लिख रहे हैं लेंथ AB और साथ में लिखेंगे कॉस थीटा। अब आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको कहाँ नज़र आ रही है, इस तरीके से, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है एक्स एक्सिस में, और ये जो लूप की लंबाई आपको नज़र आ रही है A से B तक, वो भी इसी डायरेक्शन में नज़र आ रही है। तो AB की जो डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम है। सेम का मतलब हो गया थीटा बराबर होगा 0 डिग्री के। तो मैग्नेटिक फील्ड लेंथ AB कॉस 0 आएगा, कॉस 0 बराबर होता है 1 के। तो जो B डॉट लेंथ AB आएगा, ये कॉस 0 बराबर होता है 1 के, तो हमारा आंसर आ जाएगा BLAB, B डॉट लेंथ AB। ये पहला वाला मालूम कर लिया। लेट से इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, सोलेनॉइड के लिए ये इक्वेशन नंबर 1 ही बनेगी, ठीक है। अब एक लेंथ के लिए मैंने B डॉट लेंथ मालूम कर लिया, अब ये दूसरी लेंथ के लिए B डॉट लेंथ मालूम करते हैं। फॉर लेंथ कौन सी, B से C मालूम कर लेते हैं, B से C वाली लेंथ के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा B डॉट लेंथ B से C तक बराबर आएगा, B लिखूँगा, लेंथ लिखूँगा B से C तक, और फिर कॉस लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा। अब गौर से देखो मैग्नेटिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में है, जो B से C तक की लंबाई है वो आपको ऊपर की तरफ नज़र आ रही है। कितना एंगल बना, ये एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में, तो क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एक्चुअली एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्रीज, और आपको पता है कि कॉस 90 बराबर होता है 0 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, B डॉट LBC बराबर आएगा B इंटू LBC मल्टीप्लाई बाय 0। सही है ना। कॉस 90 की कॉस 90 बराबर होता है 0 के। इसका मतलब जो आंसर आया वो क्या आया, B डॉट LBC का आंसर जो है वो एक्चुअली बराबर आ गया 0 के।
तो पहला वाला जो मैंने फ्लक्स निकाला था मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का, वो आ गया BLAB, ए से बी तक की लंबाई देखनी पड़ेगी, और यहाँ पे जो आंसर आ गया वो 0 आ गया। अब आप देखो एक और आंसर ना, एक और लूप के लिए आंसर 0 आएगा। गौर से देखो तस्वीर के अंदर, सिमिलरली कौन सी साइड का दोबारा से फ्लक्स 0 आएगा, ए से डी तक, क्योंकि उसका भी एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो अगर मैं मालूम करूँगा B.L डी से ए तक का जो लूप है इसका भी आंसर 0 आएगा। समझ गए ना क्यों 0 आएगा? देखो ना, डी से ए ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो अब भी तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो cos 90 0, ये भी 0 आ जाएगा। और आखिर में जो हमारे पास बचा, जिसका अभी तक हमने आंसर नहीं निकाला, वो है C से D तक, लेंथ C से D तक जो है, इसको हमने मालूम नहीं करा। अच्छा, ये तो और आसान है मालूम करना। L.CD बराबर आएगा मैग्नेटिक फील्ड लेंथ जो कि C से D तक है, और बनेगा कुछ भी एंगल जो कि 180 होगा, जाहिर सी बात है अपोजिट डायरेक्शन है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि LCD जो है ये है आउटसाइड द सोलिनॉइड, ठीक है, सोलिनॉइड से बाहर है। और अगर ये सोलिनॉइड से बाहर है तो एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि सोलिनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलिनॉइड की वजह से वो उसके अंदर होती है, उस तार के अंदर होती है, कॉइल के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। तो इसका मतलब बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 पुट करूँगा तो आखिरी स्टेप भी इधर ही लिख देता हूँ। इसका मतलब B.LCD का आंसर भी एक्चुअली बराबर आ जाएगा 0 के। इस मरतबा एंगल की वजह से नहीं हुआ, इस मरतबा इस वजह से हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड ही 0 होती है। तो अगर मैं इसका वाला फ्लक्स निकाल रहा हूँ लेंथ वाला, तो वो एक्चुअली 0 आ जाएगा। सही है, अलग अलग मालूम कर लिए सारे। ये आ गया B डॉट पहला वाला, फिर B डॉट सेकेंड लेंथ, B डॉट थर्ड लेंथ, B डॉट फोर्थ लेंथ। बट एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें इसका टोटल निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका टोटल निकालेंगे, सम करेंगे। अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ सबमिशन ऑफ B और सारी लंबाइयों का, तो बराबर आएगा पहले वाला B डॉट, कौन सा वाला था पहला, AB वाला, इसको प्लस करना पड़ेगा B डॉट L BC, फिर ऐड करना पड़ेगा B डॉट L CD, और फिर ऐड करना पड़ेगा B डॉट, भाई सबमिशन का ही तो मतलब होता है सारे B डॉट डेल्टा L को आपस में ऐड करना है। तो ये वाली लंबाई है D से A तक। अच्छा, हमारा इसका आंसर जो पहले वाले का आया था वो आया था BLAB, और बाकी सबका आंसर तो आपको पता है बराबर आया था 0 के, तो ये तो 0 हो गया। बचा क्या, ये आ गया BLAB, ये सबमिशन का आंसर आ गया। यानी कि जब मैंने खुद से मालूम करा B डॉट डेल्टा L, तो उसका आंसर आ गया इसके बराबर, BLAB के बराबर। बट अगर एम्पेयर को देखा जाए तो एम्पेयर तो एक डिफरेंट आंसर बोल रहा था इस चीज़ का, याद है? बट अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ, एम्पेयर कह रहा था कि जब भी सबमिशन किया जाता है B डॉट डेल्टा L का, तो वो हमेशा बराबर आता है म्यू नॉट टाइम्स I के। भाई हमारा आंसर अलग आ रहा है और एम्पेयर ने तो कहा था कि ये आंसर आता है। तो देखो दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब मैं इनको क्या कर सकता हूँ, मैं इनको कर सकता हूँ कंपेयर, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तीनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर आ जाएगी किसके, मैग्नेटिक फील्ड बराबर आएगी B डॉट LAB, और यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट I के। सही है, किस चीज़ के बराबर आ गया, म्यू नॉट I के बराबर आ गया, जो कि एक्चुअली एम्पेयर ने कहा था। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे तो कई सारे लूप्स हैं, ठीक है, कितने लूप्स आ रहे हैं मिसाल तौर पे इसके अंदर आपको लूप पता होने चाहिए। तो देखो अगर मैं सारे लूप्स की बात कर लूँ कि टोटल लूप्स कितने हैं, तो उसको तो हम कैपिटल N से शो करते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास B मल्टीप्लाई बाय LAD, AB वाला था ना पहला वाला, सॉरी मैंने D लिख दिया था, AB है ये, ठीक है, ये बराबर आ जाएगा N म्यू नॉट I के बराबर। सही है ना, N क्या हो गया, N का मतलब हो गया वेयर N इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। बट एक्चुअली फार्मूले में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा हमारे लिए एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एक्चुअली कैसे मालूम होता है, टोटल को डिवाइड कराते हैं लेंथ से जिस लेंथ के अक्रॉस में मेजर कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक मैं सपोज कर रहा हूँ कि अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वो बराबर आएगा इसके NLAB के। इसको इक्वेशन 4 करते हैं क्योंकि इसी में वैल्यू पुट करनी है। यहाँ से ज़रा कैपिटल N की वैल्यू को मालूम कर लो। तो कैपिटल N किसके बराबर आएगा, कैपिटल N बराबर आ जाएगा N के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा लेंथ ऑफ AB, और इसको अब मैं पुट करूँगा इक्वेशन 4 में। तो क्या बनेगी इक्वेशन 4 इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन 4 क्या बनी, इधर लिखा हुआ है BLAB, सही है, और इधर लिखा हुआ है कैपिटल N की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वाली, जो कि LAB के बराबर आ गई, और म्यू नॉट अपनी जगह पर है और I भी अपनी जगह पर है। तो आप देखिए LAB से LAB हो गया कैंसिल। तो हमारे पास मेन आंसर आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड बराबर होती है म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है और N पे डिपेंड कर रही है और I पे डिपेंड कर रही है। ये फार्मूला इस्तेमाल होता है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। ठीक है, बी तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमें मालूम करनी है। व्हाट इज़ म्यू नॉट, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, I डिपेंड करता है करंट कितना है, और ये जो छोटा n है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ये जो छोटा n है ये है यूनिट लेंथ के ऊपर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता कि सोलिनॉइड के अंदर हमने कितने टर्न्स दिए, इस पर डिपेंड करता है कि वो टर्न्स हमने कितने करीब करीब दिए, क्योंकि जितने करीब करीब टर्न्स होंगे इसका मतलब उतने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे, परमिएबिलिटी के ऊपर, लंबाई के ऊपर, और नंबर ऑफ टर्न्स जो कि यूनिट लेंथ के ऊपर दिए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गए आज के दोनों हमारे टॉपिक कंप्लीट। आई होप समझ में आ गया होगा। कन्फ्यूजन की सूरत में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।